साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की आज की कक्षा में। साथियों, आज की शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में हम अधिगम सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ेंगे कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इससे पहले हमने थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत पढ़ा, पावलोव का अधिगम सिद्धांत पढ़ा, स्किनर का अधिगम सिद्धांत पढ़ा। साथियों, आज अधिगम सिद्धांतों में ये चौथा सिद्धांत है और इसका नाम है कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। साथियों, क्या है ये? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो कोहलर हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो यदि बात करें प्रतिपादक की, यानी कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो कोहलर हैं। और साथ ही जो कोहलर हैं, ये कोहलर गेस्टाल्टवादी थे। हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा सिद्धांत है ना, ये गेस्टाल्टवादी विचारों पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? गेस्टाल्टवादी विचारों पर, गेस्टाल्टवादी विचारों पर आधारित है। अब साथियों, ये गेस्टाल्टवादी विचार हैं क्या? आपको समझना है कि गेस्टाल्ट, ये जो शब्द है गेस्टाल्ट, इस गेस्टाल्ट ये जो शब्द है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? ये जर्मन भाषा का शब्द है। और जर्मन भाषा के इस शब्द का मतलब होता है संपूर्ण या समग्र या पूर्णाकार। ये इस शब्द का मतलब होता है। जो गेस्टाल्ट शब्द है, ये जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण, समग्र या पूर्णाकार। तो जो गेस्टाल्टवादी हैं, उनकी विचारधारा क्या थी कि वो किसी भी आकृति को, किसी भी बात को समग्र रूप में देखते हैं। किसमें देखते हैं? समग्र रूप में देखते हैं। तो और जो गेस्टाल्टवाद थे ना, इसके जो प्रणेता की बात करें हम, तो इसके प्रणेता थे मैक्स वर्दीमर। इसके प्रणेता कौन थे? मैक्स वर्दीमर, ये इसके प्रणेता थे। और जो कोहलर थे, ये इन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो इनका मानना था, जो गेस्टाल्ट से तात्पर्य है ना, वो आकृति का पूर्ण रूप या समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण है। यानी गेस्टाल्ट का मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है किसी भी आकृति का पूर्ण रूप या समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण करने का विचार। यानी कि जो गेस्टाल्टवादी है ना, ये किसी भी आकृति को संपूर्ण या पूर्ण रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये इस गेस्टाल्ट का अर्थ हुआ। गेस्टाल्ट का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण, समग्र या पूर्णाकार। और जो गेस्टाल्टवादी हैं, वो किसी भी आकृति को पूर्ण रूप में या समग्र रूप में देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। साथियों, जो कोहलर हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दिया अंतर्दृष्टि या सूझ का। तो इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं कि जो सूझ द्वारा सीखना होता है ना, यानी कि सूझ, अंतर्दृष्टि को सूझ कहा जाता है। जो सूझ द्वारा सीखना होता है, सूझ द्वारा सीखना जो होता है ना, वो अन्य सिद्धांतों के बजाय, जैसे प्रयास या त्रुटि या फिर अनुकरण, इन सब से सीखने की बजाय श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि इन सब की बजाय ये जो श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि जो अंतर्दृष्टि से या सूझ से सीखा जाता है, वो कैसा होता है? वो श्रेष्ठ होता है। अब इसमें क्या होता है? सीखना जो होता है प्राय मनुष्य में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो किसी समस्या को सुलझाने के लिए, मान लो कोई समस्या है, इस समस्या का समाधान, इसको सुलझाना है, तो इसको सुलझाने में क्या उत्पन्न होती है? एक अचानक क्या होती है? सूझ उत्पन्न होती है समस्या को सुलझाने के लिए। और जैसे ही समस्या को सुलझाने के लिए सूझ उत्पन्न होती है, तो मनुष्य समस्या को क्या कर लेता है? हल कर लेता है। आपने देखा होगा, कई बार हम किसी समस्या में होते हैं, अचानक से हमारे दिमाग में कोई विचार उत्पन्न आता है और हम उस समस्या को हल कर लेते हैं। यही तो सूझ है। तो कोई समस्या है, तो समस्या को हल करते समय अचानक से क्या होती है? कोई सूझ उत्पन्न होती है और फिर उस समस्या का हल हो जाता है। ये क्या है? यही सूझ होती है, यही उसकी अंतर्दृष्टि है और यही क्या कहलाती है? सूझ कहलाती है।
साथियों, सूझ के बारे में जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं उन्होंने बताया, उन्होंने लिखा कि सूझ या अंतर्दृष्टि जो होती है वो वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है। जो गुण थे उन्होंने क्या बताया, गुण ने ये बताया कि जो सूझ या अंतर्दृष्टि होती है, सूझ या अंतर्दृष्टि, ये क्या है उनके हिसाब से, उनके हिसाब से सूझ या अंतर्दृष्टि जो है ना वो क्या है, वो वास्तविक स्थिति का, वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, आकस्मिक यानी कि आकस्मिक को हम तात्कालिक भी कह सकते हैं और निश्चित, आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। क्या है, तात्कालिक ज्ञान है। यानी कि जो कोई स्थिति है उस स्थिति में और उस वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित या तात्कालिक ज्ञान ही क्या है, सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाता है। तो साथियों, जो समग्रवाद है उस समग्रवाद में व्यक्ति क्या करता है कि किसी भी कार्य को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। व्यक्ति है यानी कि किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से सीखता है। कौन से सिद्धांत के अनुसार, इस कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति है वो किसी भी कार्य को आंशिक रूप की बजाय पूर्ण रूप से सीखता है। इसी का तो मतलब गेस्टाल्ट है। ठीक है, तो अब कैसे सीखता है, इसके लिए उन्होंने प्रयोग किए और प्रत्येक कार्य को करने के लिए वास्तव में हमें सूझ की तो आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि सूझ की, अंतर्दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। जब हम किसी समस्या का हल सरलता से, मान लो कोई समस्या है, उस समस्या का हल हमें आसानी से नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमें सूझ का प्रयोग करना पड़ता है, सूझ या अंतर्दृष्टि से उसका हल करना पड़ता है। और यदि समस्या का सुझाव यकायक मिलता है तो वह सूझ या अंतर्दृष्टि का ही परिणाम होता है। अब इस बात को पुष्ट करने के लिए कोहलर मोद्दे ने क्या किया, प्रयोग किया। प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रयोग को आप समझिए। उन्होंने, जो कोहलर मोद्दे हैं, उन्होंने अंतर्दृष्टि को समझाने के लिए या सूझ को समझाने के लिए जो प्रयोग किया वो प्रयोग उन्होंने किया सुल्तान नामक चिंपांजी पर। किस पर किया, सुल्तान नाम का एक चिंपांजी था, उस पर वो उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने 2 बार प्रयोग किया इस सुल्तान चिंपांजी पर। ठीक है, तो प्रयोग उन्होंने कैसे किया, अब आप ये समझिए कि जो कोहलर थे उन्होंने अंतर्दृष्टि को ये समझाने के लिए कि भाई किसी समस्या का हल करने के लिए अंतर्दृष्टि आवश्यक होती है, सूझ आवश्यकता होती है, तो उसको पुष्ट करने के लिए, इस बात को प्रयोग द्वारा साबित करने के लिए उन्होंने सुल्तान नामक एक चिंपांजी, एक वनमानुष जो था, वनमानुष, इस पर क्या किया, इस पर प्रयोग किया। ठीक है, तो अब देखिए इस वनमानुष पर, जो ये सुल्तान नाम का चिंपांजी था, इस पर उन्होंने प्रयोग कैसे किया। तो उन्होंने प्रयोग के लिए क्या करता है वो कि एक कमरे में बंद कर दिया इसको, उस चिंपांजी को क्या कर दिया, एक कमरे में बंद। अब आप इसको कमरा कहिए या पिंजरा भी हम कह सकते हैं। एक कमरे में या पिंजरे में उसको बंद कर दिया। ठीक है, और पिंजरे की छत या कमरे की छत पर एक केलों का गुच्छा लटका दिया। क्या लटका दिए, केल लटका दिए कमरे की छत में, या हम कह सकते हैं भाई जो पिंजरा उन्होंने बनाया उसकी छत में केले के गुच्छे लटका दिए। और जो केले के गुच्छे की ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पर टांग दिया उसको कि जो चिंपांजी था उसको उछल कर प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि उछल कर भी उनको प्राप्त नहीं कर सकता था। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर। अब केले देखते ही सुल्तान जो चिंपांजी था उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। भाई चिंपांजी ने क्या किया, प्रयत्न। अब वो प्रयत्न करने लगा और अधिक ऊंचाई पर लटके होने के कारण उन्हें प्राप्त करने में वो असफल रहा, उसका प्रयत्न असफल रहा। अब उसका प्रयत्न असफल रहा, वो हताश होकर एक जगह पर बैठ गया। अब वो जब असफल हो गया तो व्यक्ति क्या हो जाता है, हताश हो जाता है, और वो इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह उस कमरे में पड़े बक्सों पर पड़ी। अब उस कमरे में क्या रखे गए थे, कुछ बॉक्स रखे गए थे, कुछ बक्से रखे गए थे उस कमरे में। उन पर उसकी नज़र पड़ गई चिंपांजी की। तो उन पर नज़र पड़ी तो उनको देखकर उसको एक
सूझ उत्पन्न हुई अचानक, अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो गई अचानक से, ठीक है। तो उसने उस अंतर्दृष्टि के फलस्वरूप उस सूझ के द्वारा क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि जो बक्से पड़े थे उनको एक दूसरे के ऊपर लगाना, यानी कि एक बक्सा, उसके ऊपर दूसरा बक्सा, फिर तीसरा बक्सा, इस प्रकार से लगाने लगे। और ऐसे लगा करके और इनके ऊपर वो चढ़ जाता है और वो केले जो थे उसने वो प्राप्त कर लिए। अब केले प्राप्त करने का मतलब उनको बक्से पर लगा, बक्से लगाना, वो जो अधिगम हो गया, उसको क्या हो गया, अधिगम हो गया। अब जितनी बार भी उसको बंद किया जाएगा वो तुरंत क्या करेगा, बक्से लगाएगा और फिर वो केलों को प्राप्त कर लेगा। तो ये सूझ के द्वारा अधिगम हो गया, सूझ के द्वारा सीख गया। अंतर्दृष्टि यहाँ पर समस्या का हल करने में सफल साबित हुई, यानी कि उसने अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी सूझ से क्या कर लिया, समस्या का समाधान कर लिया। तो ये पहला प्रयोग सुल्तान चिंपांजी पर उसने किया कि हम मनुष्य जो है, व्यक्ति है, बालक है, जो भी है, मनुष्य है, प्राणी है, वो किसके द्वारा सीखता है, वो सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। उसने फिर दूसरा प्रयोग किया इसी चिंपांजी पर। अपने प्रयोग को और पुष्ट करने के लिए उसने क्या किया, दूसरा प्रयोग किया। तो अब उसने क्या किया, प्रयोग नंबर 2 में, प्रयोग नंबर 2, दूसरे प्रयोग में बॉक्स के स्थान पर छड़ी के 3-4 टुकड़े डाल दिए। देखो, वही कमरा या पिंजरा, और इसमें कौन बंद है, चिंपांजी को बंद कर दिया। चिंपांजी का नाम क्या था, सुल्तान, ठीक है, वनमानुष था ये, उसको बंद कर दिया। केले भी लटका दिए, छत पर क्या लटका दिए, केले लटका दिए। अब केले प्राप्त करने थे किसको, चिंपांजी को। अब की बार उसने क्या किया, वहां पर वो बॉक्स नहीं रखे, बल्कि वहां पर छड़ें पटक दी। क्या पटक दी, छड़ें, यानी डंडे लाठी से होता ना, तो लोहे की वो छड़ें पटक दी उसने वहां पर। तो अब वही केले ऊंचाई पर लटके थे, उछल कर भी चिंपांजी के हाथ नहीं आते थे। तो अब चिंपांजी ने क्या किया, उछल कूद किया, असफल रहा, वो थक कर फिर एक जगह बैठ गया। यानी कि उसने प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास करने में वो क्या रहा, असफल रहा, और असफल रहा तो क्या हो गया, हताश हो गया, हताश होकर फिर बैठ गया। फिर उसको अचानक से क्या, एक सूझ उत्पन्न हुई उसके दिमाग में, अंतर्दृष्टि उसकी जागृत हो गई, और उसने जो वो छड़ें थी, ये जो छड़ें थी उसकी, इन छड़ों को उठाया और उठाकर एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की। तो ये जो छड़ें थी एक दूसरे से जोड़ दी गई, जुड़ गई, ये छड़ जुड़ गई आपस में एक दूसरे से, और उन्होंने जो केले थे उन केलों को प्राप्त कर लिया। अब समस्या थी उसके सामने, क्या समस्या थी, केले प्राप्त करना। अब उसको उछल कूद करने पर भी वो हाथ नहीं आ सकते थे। तो अचानक से जब वो समस्या में गिरा हुआ था, तो अचानक से सूझ के द्वारा उसको समस्या का समाधान मिला। तो इस प्रकार से मनुष्य जो होता है वो भी क्या सीखता है, सूझ के द्वारा या अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। तो इस प्रकार से कोहलर ने अपने सिद्धांतों से साबित किया कि मनुष्य जो होता है वो अंतर्दृष्टि से या सूझ से ही सीखता है। साथियों, ये तो इसके 2 प्रयोग हुए जो उन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर किए थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो इनका अंतर्दृष्टि के जो सिद्धांत था उसके कुछ नियम हैं, यानी कि जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसके क्या है, कुछ नियम। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के इन्होंने 5 नियम बताए। कितने नियम बताए, 5 नियम बताए थे। तो देखो, पहले नियम की यदि हम बात करें तो पहला नियम है संरचनात्मकता का नियम। संरचनात्मकता का नियम। अब संरचनात्मकता का नियम क्या होता है, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक निश्चित स्वरूप को प्रकट करता है, कि जो सीखना है वो क्या होता है, एक निश्चित स्वरूप को प्रकट करता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि जब हम कोई कार्य सीख रहे होते हैं तो उसे सीखते हुए थोड़ी बहुत गलती पर कभी कभी हमारा या देखने वालों का ध्यान ही नहीं जाता है, परंतु बहुत गौर से देखने पर ही त्रुटियों पर, जो कि बहुत बारीक होती हैं, ध्यान जाता है। यानी कि जब हम कोई कार्य सीख रहे होते हैं और हमसे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता जब तक हम उसको कोई बारीकी से नहीं देखता है। ये होता है संरचना का नियम। दूसरा है समीपता का नियम होता है, समीपता का नियम। देखो, समीपता का नियम कहता है कि जो वस्तुएं आकार में समान या एक सी होती हैं,
अब समीपता का है कि कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, आकार में समान होती हैं या एक जैसी होती हैं और वो एक समूह के रूप में दिखाई देती हैं। जैसे हम ये कहें भाई कि भाई कोई त्रिभुज है, वृत्त है, इनकी समीपता और किसी कार्य को करने में सभी विद्यार्थियों का एक समूह के रूप में प्रतीत होता है। ठीक है, यानी कि कुछ वस्तुओं की आपस में समानता है, समीपता होती है। एक होती है समानता का नियम, समानता का नियम। साथियों, समानता का नियम क्या होता है, यानी कि जो वस्तुएं आकार व रूप में एक सी होती हैं उनमें संपूर्ण आकृति उसी जगह उसी तरह दिखाई देती है जैसे किसी एक व्यक्ति को देखकर किसी अन्य परिचित व्यक्ति की याद आ जाना। क्योंकि समानता जो है, समानता के कारण ये सब होता है। जैसे मान लो अपन को कोई वस्तु दिखाई दी, अपन ने कोई व्यक्ति देखा, अब जैसे उसको हमने देखा तो अचानक से अपन को याद आता है कि भाई ये तो ऐसा आदमी है, तो वो समानता के कारण हो रहा है। तो ये समानता रंग, रूप, आकृति अन्य किसी भी कारण से हो सकती है। इस प्रकार जब दो समान कार्य सिखाए जाते हैं तो विद्यार्थी उन्हें शीघ्र ही सीख जाते हैं। जैसे हमने चिंपांजी को सिखाया केले प्राप्त करना, 2 कार्य था, तो उसने वो जल्दी सीख लिया, उन 2 कार्यों में समानता थी। ठीक है, इसी का चौथा नियम होता है समापन का नियम। समापन का नियम, समापन का नियम क्या है कि मनुष्य के वास्तविक के मस्तिष्क में स्थिति क्षेत्र को बंद करने की प्रक्रिया इस नियम के अंतर्गत आती है। इसमें किसी एक समस्या पर ध्यान केंद्रित करना होता है। समापन यानी कि जिसको समाप्त करना है, ठीक है, उस पर ध्यान लगा दो, यह है समापन का नियम। और 5वां नियम इसका होता है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम, निरंतरता का नियम ये कहता है कि जिन अवयवों में एक जैसी निरंतरता अर्थात एक जैसा क्रम होता है ना, वे आसानी से संगठित रूप में व्यक्ति को दिखलाई देते हैं और जल्दी ही ध्यान में आ जाती है। तो साथियों, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के ये 5 नियम हैं। कितने नियम हैं? 5 नियम हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के, यानी कि ये 5 बातें निकल करके सामने आती हैं इस अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत से, जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया कोहलर के द्वारा, उससे ये 5 नियम निकल करके सामने आते हैं। साथियों, अब हम आपको बता दें कि जो सूझ का सिद्धांत है उसका शैक्षिक महत्व क्या है। देखो, शैक्षिक महत्व जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान में हमको ये जानना है कि जो बालक है वो कैसे सीख सकता है, मनुष्य कैसे सीख सकता है। तो शैक्षिक महत्व क्या है इसका, ये शिक्षा में क्या महत्व रखता है। हमने पढ़ लिया चिंपांजी का, लेकिन हमें पता होना चाहिए शैक्षिक महत्व क्या है, ये क्या काम आता है। ठीक है, तो देखो, अब ये जो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का, इसको हम गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में बच्चों की जो मानसिक शक्ति, जैसे कल्पना, तर्क, चिंतन और संबंध, इन सब का विकास होता है। भाई जैसे जो चिंपैंजी था उसने कल्पना से, उसने सूझ से, अंतर्दृष्टि से विकसित करके ही समस्या क्या क्या था, समाधान। ऐसे ही बच्चों में इस सिद्धांत से क्या होता है, कल्पना का, तर्क का, चिंतन का, संबंध का विकास होता है। और ये जो विधि है ना, अंतर्दृष्टि की विधि, यह यांत्रिक तरीकों से सीखने से मना करती है। यानी कि यांत्रिक या रटने, इस विधि में इसको मना किया जाता है कि यांत्रिक तरीके से किसी चीज़ को नहीं सीखना है और किसी को रट करके नहीं सीखना है। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का उपयोग अंक गणित में, रेखा गणित में, अंक गणित, रेखा गणित, विज्ञान व्याकरण, यानी कि आदि विषयों में आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि देखो, समस्या जहाँ है वह समस्या है, तो अंतर्दृष्टि लगाओ, उसका हल भी मिलेगा अपन को। ठीक है, और ये जो सिद्धांत होता है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रख करके प्रयोग किया जाता है। ये सिद्धांत जो है वो बालक में अंतर्दृष्टि या सूझ पैदा करने में सहायक है। ये अंतर्दृष्टि या सूझ पैदा करता है। साथ ही छात्रों की जो सीखने की आवश्यकता है, उस पर बल देता है।
कैसे? जैसे उसको आवश्यकता थी सीखने की चिंपैंजी को, क्यों? क्योंकि उसको केले प्राप्त करने थे, वो उसका क्या था? लक्ष्य था। तो इसी प्रकार से बालकों का जो लक्ष्य है उसके लिए सीखने की जो आवश्यकता है उस पर यह बल देता है। अगला इसका महत्वपूर्ण बात सबसे जो है वो है कि समस्या का पूर्ण हल करने में, यानी कोई भी समस्या है उस समस्या का पूर्ण हल करने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है। और विषय वस्तु का सामान्यीकरण करने में सहायक है। विषय वस्तु का क्या करने में? सामान्यीकरण करने में भी सहायक होता है। इसके अलावा इसके और भी कुछ शैक्षिक महत्व हैं, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और महत्व की यदि हम बात करें तो ये जो सिद्धांत है ना, ये संगठन एवं पूर्णता पर बल देता है। संगठन एवं पूर्णता पर बल देता है। साथ ही ये जो सिद्धांत है ये रचनात्मक कार्यों में सहायक है। रचनात्मक कार्यों में सहायक। और ये जो सिद्धांत है किसी समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या जो है उस समस्या का प्रस्तुतिकरण किसमें करता है? आंशिक रूप में नहीं बल्कि समग्र रूप में करने का। किसमें? समग्र रूप में, क्योंकि गेस्टाल्ट का मतलब ही समग्र या पूर्णाकार होता है। ठीक है। तो इस सिद्धांत से व्यवहारिक समस्याओं का हल भी किया जा सकता है, यानी कि जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल भी, व्यवहारिक समस्याओं का हल इस सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। तो साथियों ये हुई कोहलर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। तो साथियों हमने आपको कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत समझाया। उम्मीद है कि आपको अवश्य समझ आया होगा। नए विद्यार्थी वीडियो को रिप्ले करके अवश्य देखें, क्योंकि कोई भी बात एक बार में समझ आना बहुत कठिन होती है, और वैसे भी शिक्षा मनोविज्ञान की जो भाषा होती है वो थोड़ी कठिन है, तो उसको बार बार देखने पर वो समझ आएगी। तो साथियों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे हल का सबलीकरण का सिद्धांत। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।